हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। दिसंबर माह के करंट अफेयर्स वीडियो में मैं रोशन कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह दिसंबर 2021 का जो है पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज को जनवरी माह से फिर से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में जो का खिताब जो है किसने जीता है? तो उसका आंसर है दोस्तों सौरव घोषाल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय खिलाड़ी जो स्क्वैश खिलाड़ी है जिनका नाम है सौरव घोषाल, मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सौरभ घोषाल ने जो है मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त है इनको दोस्तों विश्व में, और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो है इस ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उन्होंने कोलंबिया के खिलाड़ी को हरा करके यह चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। आपको इसमें से कई बातें याद रखनी है कि मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किस व्यक्ति ने जीता? तो सौरव घोषाल, जिनका संबंध जो है स्क्वैश से है। और ये भी आप ये याद रखेंगे कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है, जहाँ पे यह आयोजित किया गया था। मलेशिया की जो मुद्रा है उसका भी नाम याद रखें, रिंगित वहाँ की मुद्रा का नाम है। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड के पौड़ी जिले में उनका जन्म हुआ था। 2016 से 19 तक भारत के वे 26वें चीफ आर्मी स्टाफ के पद पर रहे थे। 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों ये सभी के सभी कथन सही है। 2016 में जो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उनमें उनका प्रमुख भूमिका रहा था, और उनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। MH17 हेलीकॉप्टर में वे सवार हुए थे, जिसमें कि उनकी पत्नी मधुलिका जी भी थी और कुल 14 लोग उसमें सवार थे। तमिलनाडु के कन्नूर में, ये भी आप याद रखें, उनका दुर्घटना का निधन कहाँ हुआ? तमिलनाडु के कन्नूर में जो है उनका निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से, जो कि MH17 हेलीकॉप्टर था। रावत जी पहली बार 1978 में 11th गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। ये भी आप याद रखेंगे। इसमें 13 व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि उनकी पत्नी मधुलिका जी भी थी। एक व्यक्ति जो बच गए थे वे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, और बाद में अस्पताल में उनका भी निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों यह स्थापित किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने यह घोषणा की है कि वह 2025 तक जो है तैरता हुआ शहर बनाएंगे। दुनिया का पहला तैरता शहर दक्षिण कोरिया में बनाया जा रहा है, जो कि बुसान के तट पर बनाया जा रहा है। इस शहर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का भी समर्थन प्राप्त है, जिसे ओसिनिक्स नामक कंपनी बना रही है। ये शहर $200 मिलियन की लागत से बनाया जा रहा है। तो ये भी आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखें ओसिनिक्स नामक कंपनी जो है वह दक्षिण कोरिया में बुसान तट पर जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रही है, जिसमें कि UNO भी मदद कर रहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और दक्षिण कोरिया के जो मुद्रा है वह है वॉन। ये भी आप याद रखेंगे। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत जो बड़े परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों उसका नाम रखा गया है संध्याक। संध्याक जो है वो भारत के लिए नौसेना के लिए बनाया जा रहा है। 4 जो बड़े सर्वे वेसल यानी बड़े जहाज हैं जो कि सर्वे करते हैं, उनमें से पहला है जिसका नाम संध्याक है, जिसे 5 दिसंबर 2021 को कोलकाता में लॉन्च किया गया। इन वेसल्स को जो है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स GSRE के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो GSRE के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा पहला जो है सर्वे जहाज है, जिसका नाम रखा गया है संध्याक। तो कुल 4 बड़े जहाज बनाए जाएंगे जो कि सर्वे पोत होंगे, जिसमें से पहला बनाया जा चुका है और जिसे लॉन्च किया गया कोलकाता में, उसका नाम है संध्याक। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में नागालैंड पुलिस के द्वारा जो है
कॉल योर कॉप नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से राज्य के जो भी नागरिक हैं यदि कोई समस्या में है तो वो अब उस ऐप के माध्यम से नागालैंड की पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। नागालैंड पुलिस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन कॉल योर कॉप को लॉन्च किया है। ऐप जो है संकट में सभी नागरिकों को पुलिस से संपर्क साधने में सक्षम बनाएगा। तो यह किस राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नागालैंड की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है और आपका ऐप का जो नाम है वो है कॉल योर कॉप। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नेफ्यूरियो, ये भी आप याद रखें। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री NK स्टालिन। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरमथंगा जी है और वासवराज बोम्मई जी जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगला है फ्यूचर इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? फ्यूचर इंडिया के द्वारा जारी 50 भारतीय शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जो है दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ और जबकि नीता अंबानी जी को जो है वह दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहले स्थान पर है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे स्थान पर है नीता अंबानी। फ्यूचर इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को देश की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना गया, जबकि रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरपर्सन नीता अंबानी दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल की निदेशक ईशा अंबानी सबसे कम उम्र की सबसे शक्तिशाली महिला बनी है। तो आप याद रखेंगे कि ईशा अंबानी जो है वो सबसे कम उम्र की शक्तिशाली महिला है, जो कि मुकेश अंबानी जी की बेटी है और मुकेश अंबानी की जो है पत्नी का नाम जो है नीता अंबानी है। जानते होंगे कि भारत के सबसे जो अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह पुरस्कार जीता है बिहार ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण का जो आयोजन जो है वह नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और इसे भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के द्वारा इसका उद्घाटन आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण था जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। इसका थीम भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम है इस बार का आत्मनिर्भर भारत। 24 राज्यों की प्रदर्शनी में बिहार राज्य के पेवेलियन ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। तो 2 स्वर्ण पदक मिले हैं बिहार को, पार्टनर स्टेट के तौर पर भी मिला है और बिहार राज्य के पेवेलियन ने भी जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इसे याद रखें। कई बातें हैं इससे उभर कर सामने आ रही हैं। पहला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत। गोल्डन पुरस्कार किसने जीता? गोल्ड मेडल। तो बिहार ने गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ITPO के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने जो है पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा दोस्तों हाल ही में उन्नति प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE में दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवा के तहत लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है। लर्निंग पहल जो है युवाओं को शिक्षित करने, समाज में के कमज़ोर वर्गों को स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए युवा उद्देश्यों से विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद करना है। आपको बस ये याद रखना है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम है उन्नति प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से। तो आप इसे याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2021 में यह खिताब चंडीगढ़ की हरनाज सिंधु ने जीता है। यह खिताब जीतने वाली हरनाज सिंधु भारत की तीसरी महिला है। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। दोस्तों सभी कथन सही है कि 21 वर्षों के बाद भारत की महिला ने पुनः जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। वो कहाँ की रहने वाली हैं? तो भारत के चंडीगढ़ की रहने वाली है। नाम है हरनाज कौर संधू। लारा दत्ता जी 2000 में और सुष्मिता सेन जी ने जो है 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। मिस यूनिवर्स 2021 इस वर्ष 17वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता था, जो कि 12 दिसंबर को इजराइल में आयोजित किया गया था, इलियट में, जो इजराइल में पड़ता है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब
जीतकर चंडीगढ़ की हरनाज कौर सिंधु भारत की शान बढ़ाई है और 21 साल के लंबे समय के बाद भारत ने यह खिताब जीता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न जो है एग्जामों में इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिसंबर 2021 में लोकतंत्र पर शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो दिसंबर 2021 में लोकतंत्र पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया यूएसए में दोस्तों, अमेरिका में इसका आयोजन किया गया और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है इसकी अध्यक्षता की और इसका उद्घाटन किया। तो आप याद रखेंगे कि इसमें कुल 100 से 110 से अधिक देश भी शामिल रहे। स्वशासित द्वीप ताइवान भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। तो आप जानते होंगे कि ताइवान जिस पर चाइना अपना अधिकार मानता है और ताइवान को इस पर शामिल किया गया इस लोकतंत्र पर आधारित शिखर सम्मेलन में, जिसके कारण चाइना काफ़ी दुखी था, क्योंकि आप जानते होंगे कि चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया था क्योंकि चाइना जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है बल्कि वहाँ पे साम्यवादी सरकार है। तो ऐसे में चीन की जो अमेरिका के प्रति जो रुख है उसमें एक करवाहट देखने को मिली। चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? चौथा एशियाई युवा पैरा खेलों 2021 का आयोजन दोस्तों बहरीन में किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रीफा शहर जो बहरीन में पड़ता है उसमें आयोजित किया गया था चौथा एशियाई युवा ओलंपिक खेल 2021। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 41 पदक अपने नाम किए, जिसमें से 12 स्वर्ण पदक हैं, 15 रजत पदक और 14 कांस्य पदक थे। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि चौथा एशियाई युवा पैरा खेल का आयोजन कहाँ किया गया? बहरीन में। और भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 41 पदक अपने नाम किए। बहरीन की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो मनामा है। यूएई की राजधानी अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा और सऊदी अरब की राजधानी जो है वह रियाद है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में संजीव मेहता जी को जो है फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूनिलीवर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना 1927 में और इसके जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। फिक्की के महासचिव जो है वह अरुण चावला जी है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है संजीव मेहता। हाल ही में हैदरपुर आद्यभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? हैदरपुर जो वेटलैंड है उसे रामसर सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 47। तो भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल है दोस्तों? तो वह है 47, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल है वह उत्तर प्रदेश में है। तो यह जो पहले 9 थे और 9 से 1 जुड़ गया है, अब उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 10 है। रामसर स्थलों के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में जो है आद्यभूमि के संरक्षण के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन बैठकों में वैसे आद्यभूमि को चिन्हित किया जा रहा था पूरे देशों में, जो कि जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में उन स्थलों को रामसर साइट का नाम दिया जाने लगा। तो आप इसे के बारे में डिटेल देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर आद्यभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। भारत में अब 47 और उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हो गए हैं। यह आद्यभूमि जो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। रामसर ईरान का शहर है, जहां 2 फरवरी 1971 को आद्यभूमि के संरक्षण के लिए और उनके प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कई बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि आद्यभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद रखें। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो उत्तर प्रदेश में है, 10 है। भारत का पहला रामसर साइट जो है वह ये याद रखें वह चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। सबसे बड़ा जो रामसर साइट है ये भी याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वह है दोस्तों सुंदरवन, और सबसे छोटा जो है वह है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये सब बातें आप याद रखेंगे। भारत जो है इस संधि का सदस्य कब बना? तो 1982 में जो है भारत इस रामसर साइट में का सदस्य बना था। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? आप जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले ही भारत के खिलाफ एजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने एक ही पारी में सभी 10 के 10 विकेट लिए हैं। तो कहाँ के खिलाड़ी हैं? वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट लिए हैं, और ऐसा करने वाले वो विश्व के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। मुंबई में उनका जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखें।
न्यूजीलैंड के वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एजाज पटेल, और सभी 10 विकेट लेने वाले वो दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले जो है इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ऐसा कारनामा कर चुके हैं। तो इससे पहले दो व्यक्ति जो है जिन्होंने 10 के 10 विकेट लिए हैं एक पारी में, उनका नाम है जिम लेकर जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, और भारत के अनिल कुंबले भी ऐसा कर चुके हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय बनी है श्रुति सितारा। कहीं सितारा भी लिखता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो, बल्कि श्रुति सितारा और सितारा एक ही है। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। केरल की रहने वाली श्रुति सितारा ने मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम करके इतिहास रच दिया है। और ये खिताब जीतने वाली श्रुति सितारा जो है वह पहली भारतीय ट्रांसजेंडर है। यह कार्यक्रम जो है लंदन में होने वाला था, लेकिन चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था और इसे डिजिटली यानी कि ऑनलाइन वर्चुअली माध्यम से आयोजित किया गया था। उसमें भारत की श्रुति सितारा को जो है इसका खिताब जो है भारत की श्रुति सितारा ने जीत लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित की गई है जिसका नाम है लोक सेवा नैतिकता, हो सकता है आपसे पूछते हैं इंग्लिश में, पब्लिक सर्विस इथिक्स उस पुस्तक का नाम है जो लिखी गई है प्रभात कुमार जी के द्वारा। और इसका जो विवेचन है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया था। आगे देख लेते हैं। पब्लिक सर्विस इथिक्स प्रभात कुमार जी के द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। इसके अतिरिक्त बात करें रचना बिष्ट जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, तो 1971 चेंज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरी, ये उनके द्वारा हाल ही में लिखी गई किताब है। गौतम चिंतामणि जी ने जो किताब लिखी है द मिडवे बैटल, और एट होम इन द यूनिवर्स जो है वह बालकृष्ण माथुर जी के द्वारा लिखी गई किताब है। दोस्तों ये सभी किताब जो है वह दिसंबर माह में लिखी गई है और इनका प्रकाशन दिसंबर माह में हुआ है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी का नाम याद रखें। मूल रूप से इन तीनों व्यक्तियों का आप नाम याद रखें, बालकृष्ण मधुर, प्रभात कुमार, रचना बिष्ट रावत। केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है, तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है, उनका नाम है अलका उपाध्याय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने अलका उपाध्याय को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है अध्यक्ष नियुक्त की है। तो अलका उपाध्याय जी को जो है NHAI का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बिम्स्टेक देशों के मध्य जो है सहयोगी अभ्यास जिसका नाम है पेनेक्स, वह जो महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया, इसे आप याद रखेंगे। पेनेक्स में जो है 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया गया, जिसमें कि आप जानते होंगे कि बिम्स्टेक में कुल 7 देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, इन देशों ने भाग लिया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था कि प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना। यदि इन क्षेत्रों में जो है बंगाल की खाड़ी में यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें कैसे एक दूसरे देश जो है सहयोग कर सकते हैं, तो इसके लेकर के एक अभ्यास आयोजित किया गया था जिसका नाम है पेनेक्स। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेनेक्स किन देशों के मध्य आयोजित किए जाने वाले अभ्यास है? G20, आसियान, बिम्स्टेक, सार्क। तो आपका उत्तर जाना चाहिए बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह ढाका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है दोस्तों इस साल रूस ने जीत लिया है। रूस ने क्रोएशिया को हराकर जो है डेविस कप टूर्नामेंट का खिताब जीता। रूस ने क्रोएशिया को 15 साल के लंबे अंतराल के बाद जो है हरा करके डेविस कप टूर्नामेंट का खिताब जीता है। रूसी स्टार खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने खिताब जीत दिलाने में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको याद रखना है डेनियल मेदवेदेव कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो रूस के खिलाड़ी हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। और इस वर्ष जो है डेविस कप का खिताब किसने जीता है, तो रूस ने जीता है क्रोएशिया को हरा करके। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों पूछा जा रहा है एशिया पावर इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इस इंडेक्स में कुल 26
शामिल हैं। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ और पहले स्थान पर यूएसए रहा। दोस्तों सभी के सभी कथन सही है, इसमें कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो कि असत्य हो। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत एशिया प्रशांत के क्षेत्र में व्यापक शक्ति के 26 देशों की सूची में जो है चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। यदि बात करें पहले की तो पहला नंबर पे यूएसए है, दूसरा नंबर पे जो है वह चीन है, तीसरा नंबर पे कौन है दोस्तों तो वह है जापान, और चौथा नंबर पे जो है वह भारत है। तो आप इसे याद रखेंगे, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में जो है भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिसंबर 2021 में जो है यूनिसेफ का नया जो प्रमुख नियुक्त किया गया है उनका नाम है कैथरीन रसेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार कैथरीन रसेल को जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इसकी नियुक्ति किसने की? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने किया है, और यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार है, जिसका नाम है कैथरीन रसेल, जिसे यूनिसेफ जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो कैथरीन रसेल को हाल ही में यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो विच बैंक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च टू इंडियाज फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड? तो यह लॉन्च करने की घोषणा की है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यह घोषणा की है कि वह भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, यानी कि जो मेटल से बना हुआ डेबिट कार्ड लॉन्च करेगा। आईडीएफसी ने हाल ही में भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड, जिसका नाम है फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिटी उस डेबिट कार्ड का नाम है जिसे लॉन्च किया है। कार्ड को वीज़ा के साथ जारी करके लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, अंजू बॉबी जॉर्ज और कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन में है। इसमें से उत्तर है अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनका संबंध जो है वह लंबी कूद से है, एथलेटिक्स से संबंधित है अंजू बेबी जॉर्ज। पीवी सिंधु के बारे में आप जानते हो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एमसी मैरी कॉम जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, और कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वह भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में सेवानिवृत्त भारतीय स्प्रिंटर लंबी कूद खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज को भारत में खेल को आगे बढ़ाने और अधिक महिलाओं को उनके नक्शे कदम पर चलने और हासिल करने के लिए प्रेरित करने के लिए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो अंजू बेबी जॉर्ज जी को भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और खेल के प्रति उनमें जो है एक उत्साह पैदा करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वह नियुक्त किया गया है संजय दत्त जी को। तो संजय दत्त जी को जो है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को भारत राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त फिल्म निर्माता राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय दत्त से पूर्व 2016 में जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर, दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर लेकिन मिनिस्टर हो गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ब्रांड एम्बेसडर इससे पहले जो थे वह जो है वो जॉन अब्राहम थे, अभी जो हाल ही में नियुक्त किए हैं उनका नाम है संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो वो बने हैं संजय दत्त। दिसंबर 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो दिसंबर 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू के द्वारा जो सूची जारी की गई उसमें इजराइल का तेल अवीव जो शहर है वह दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है, जबकि दुनिया का सबसे सस्ता शहर जो घोषित किया गया है वह सीरिया की राजधानी दशमिक है। तो प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछा क्या जा रहा है। दुनिया का सबसे महंगा शहर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इजराइल का तेल अवीव, और सबसे सस्ता शहर पूछा जाएगा तो वो होगा सीरिया की राजधानी दशमिक।
EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी रैंकिंग में इजराइल के तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। इस रैंकिंग में पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। रैंकिंग में सीरिया की राजधानी दमिश्क को जो है को रहने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता शहर बताया गया है। तो सबसे सस्ता शहर है सीरिया की राजधानी दमिश्क, सबसे महंगा शहर है इजराइल का तेल अवीव, और दूसरे रैंक पे है जो सिंगापुर और पेरिस को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है। पहले जो कार्य दिवस होते थे सप्ताह में, उसको घटा करके अब 4.5 दिवस करने की घोषणा की है। यह घोषणा की है UAE की सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त अरब अमीरात ने 1 जनवरी से मौजूदा 5 दिवसीय कार्यकाल को घटा करके 4.5 दिवस करने की घोषणा की है। ऐसा करने वाला जो है वह पहला देश है। अभी तक जो कार्यकाल होते थे वो 5 दिवसीय होते थे, अब उसे घटा करके 4.5 दिवस कर दिया गया है। यह UAE की सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जो है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो यह शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। राज्य में जो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसके तहत फसल कटाई के बाद कार्यों के लिए दीर्घकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि फसल कटाई के बाद जो है अन्य कार्यों के लिए इसके माध्यम से किसानों को ऋण दिया जाएगा। तो आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद में पेश किया गया दोस्तों, जिसमें कि भारत में जो लड़कियों की आयु जो शादी की है उसे 18 साल से बढ़ा करके पुरुषों के बराबर यानी 21 साल करने की उसमें बात कही गई है। तो संसद में इसे पेश कर दिया गया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है कि अब राज्य में जो देश में जो है महिलाओं के विवाह की उम्र जो है अब 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी और इसे संसद में पेश किया गया है। अभी संसद में ये विचारार्थ है। अब संसद के पास होने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। वर्ष 2021-22 में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत ने किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि 2022 में जो गणतंत्र दिवस में जो है किसे मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है, उसका आंसर है 5 मध्य एशियाई देश, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पिछले वर्ष यदि बात करें 72वें गणतंत्र दिवस में, तो उसमें किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय कोविड का दौर चल रहा था। इस बार जो है वह मध्य एशियाई 5 देशों को आमंत्रित किया गया है। वो कौन से देश है उसे देख लेते हैं। वो देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। वो देश हैं जिसे गणतंत्र दिवस में जो है इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी दोस्तों नूर सुल्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी जो है वह बिश्केक है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वह ताशकंद है। इसे भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है राजधानी पूछ लिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। राज्य में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएं। तो यह शुरू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसके तहत राज्य में 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को 100% दूसरी डोज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि पहला राज्य है जिसने कि दूसरी डोज जो है वो 100% दी है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आपको यह भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने कि 100% LPG भी उपलब्ध कराया अपने राज्य में, और धुआं मुक्त यानी कि पहला राज्य जो है वह भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को
गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध है अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई। पहले ये आप याद रखें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। वर्तमान में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इसे भी आप याद रखेंगे। 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया? तो यह भारत में पहली बार आयोजित किया गया है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में किया गया है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत के पहले ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो है ड्रोन तकनीक को अग्रणी बनाया जाए। तो मध्य प्रदेश को ड्रोन तकनीक में अग्रणी बनाया जाए, कृषि क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में जो है ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भारत में जो है पहला ड्रोन मेले का आयोजन जो है ग्वालियर में किया गया है। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है यूएई की दुबई सरकार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यूएई की दुबई सरकार जो है दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली पहली सरकार बन गई है, जहां के सभी जो आंतरिक एवं बाह्य जो प्रक्रियाएं होंगी वह डिजिटल रूप से होगी, यानी कि वहां पे अब कोई भी कार्य पेपर के माध्यम से सरकारी कार्य नहीं किया जाएगा। चाहे वह वहाँ का प्रशासनिक कार्य हो, कार्यकारी हो, कोई भी कार्य हो, तो वहाँ पे जो कार्य होंगे वो डिजिटल माध्यम से ही होंगे। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की मंजूरी दी है? तो हाल ही में यह जो मंजूरी दी है वह स्विट्जरलैंड ने दी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने जो है सार्को नामक एक आत्महत्या मशीन को मंजूरी दी है। इस मशीन का इस्तेमाल करने पर 1 मिनट के अंदर बिना दर्द के किसी शख्स की मौत हो सकती है। इस मशीन को इच्छा मृत्यु मांगने वालों के लिए डिजाइन किया गया है और कांच के कैप्सूल में बैठने के बाद यह मशीन इंसानों के शरीर में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को काफ़ी ज़्यादा गिरा देती है, जिससे कि इंसानों की मौत हो जाती है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने जो राज्य के यदि किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु मांगता है तो यदि वह जायज़ है, सरकार ने इसकी पुष्टि करता है, तो उसे इस मशीन में डाल दिया जाएगा, जहां बिना दर्द के उस मशीन में उसकी मृत्यु हो जाएगी अगले 2 मिनटों के अंदर। उस मशीन का क्या नाम रखा गया है? तो यह पॉड जो मशीन है वह सार्को नामक होगा, जिसे स्विट्जरलैंड की सरकार ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। 11वां इकोवेरिन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? इकोवेरिन आपको याद होना चाहिए कि इकोवेरिन भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य अभ्यास, यानी दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाता है इकोवेरिन, भारत और मालदीव के बीच। और ये कहाँ आयोजित किया गया? इस बार जो है इसका आयोजन मालदीव में किया गया है। बात करें भारत बांग्लादेश की, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति और भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति जो है वह युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? अदमा बैरो हाल ही में गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। ओलाफ सक्लोज जर्मनी के चांसलर बने हैं। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख बनी हैं और गीता गोपीनाथ जो है आईएमएफ की प्रमुख बनी है। दोस्तों, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की प्रमुख नहीं बनी है, जबकि आईएमएफ की जो प्रमुख है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। तो गीता गोपीनाथ को दोस्तों हाल ही में जो बनाया गया है उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है आईएमएफ का। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को पदोन्नत कर दिया गया है और उन्हें आईएमएफ का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली भारत की पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी। पहले इन्हें आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था गीता गोपीनाथ जी को, अब उन्हें पदोन्नत कर जो है उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ की स्थापना जो है 1945 में की गई थी दोस्तों, 1944 में की गई थी, जुलाई 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है। अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। अदमा बैरो जो गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं, ओलाफ सक्लोज जर्मनी के चांसलर बने हैं और कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख बने हैं। ये तीनों भी आप याद रखें क्योंकि सभी इसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। जर्मनी की चांसलर पहले एंजेला मर्केल थी, अब उनकी जगह पे ओलाफ सक्लोज जो है वह जर्मनी के चांसलर बने हैं। गाम्बिया अफ्रीकी देश है जिसके राष्ट्रपति हाल ही में अदमा बैरो बने हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, काफ़ी लोग इसे जानते हैं। मिथिला बिहार का क्षेत्र है जहाँ के मखाना को हाल ही में
जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बिहार के दरभंगा मधुबनी के क्षेत्रों में उत्पादित किए जाने वाले विशेष रूप से मखाना को जो है हाल ही में जीआई टैग दिया गया है और इसे मिथिला मखाना कहकर जो है संबोधित किया जाएगा। बिहार के अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिया जा चुका है दोस्तों। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग दिया जा चुका है। दरभंगा के जर्दालू आम को, कटरनी चावल, मगही पान, इन सब उत्पादों को जो है अभी तक बिहार के जीआई टैग दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। टाइम मैगजीन के जो 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुने गए हैं उनका नाम है एलन मस्क, जो आप जानते होंगे टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। और साथ ही साथ स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष कंपनी है जिसके संस्थापक और सीईओ भी हैं। तो एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और साथ ही साथ स्पेस एक्स जो रॉकेट कंपनी है उसके संस्थापक और सीईओ हैं, उसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए घोषित किया गया है एलन मस्क को। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी को जो है वास्तुकला के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट पुरस्कार जिसे रॉयल गोल्ड मेडल कहा जाता है उससे सम्मानित किया गया है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वास्तुशिल्प सम्मानों में से एक ब्रिटेन के रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन एक है कि 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह नीलमणि फुकन जूनियर जी को असमिया भाषा के लिए दिया गया है और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दामोदर मौजो जी को जो है कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। दोस्तों दोनों ही कथन सत्य है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां जो 2020 के लिए दिया गया है वो नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो जी को जो है वह कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। आपको व्यक्ति का नाम और उसका भाषा और नंबर ये तीनों आपको याद रखना है। 20 में मिला है, 2020 के लिए मिला है, पहले आप याद रखें नीलमणि जी को, और 2021 के लिए जो मिला है वो दामोदर जी को मिला है। तो पहले नीलमणि नील और दूसरा है दामोदर जी। पहले याद रखें आप असमिया भाषा, फिर याद रखें कोंकणी भाषा। तो ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि पहले नील जी, फिर दामोदर जी, पहले असमिया, फिर कोंकणी। 56 और 57, 20 और 21 के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था और वो किसे दिया गया था? तो मलयालम लेखक जो है जी शंकर कुरुप जी को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे कि पहली बार 1965 में मलयाली लेखक जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। दोस्तों भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को जो है उस वर्ष के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 के लिए असमिया भाषा को और 2021 के लिए जो है कोंकणी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए जो है किसे दिया जाएगा? तो 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए दिया जाएगा असगर वाहजहाज जी को। दोस्तों व्यास सम्मान जो है वह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से दिया जा रहा है और इस वर्ष 2021 के लिए 31वां व्यास सम्मान दिया जाएगा असगर वाहजहाज जी को उनके नाटक महाबली के लिए। इसमें 3 बातें आप याद रखें कि व्यास सम्मान का इस वर्ष जो क्रम है वह 31वां है, असगर वाहजहाज जी को दिया जाएगा और उनके नाटक महाबली के लिए दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त याद रखें कि यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह 1991 से दिया जा रहा है। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए सिमोना बाइल्स इसका सही उत्तर है। सिमोना बाइल्स जो है अमेरिका की प्रसिद्ध जिम्नास्ट है जिसे टाइम पत्रिका के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार जो है वह सिमोना बाइल्स को दिया गया है टाइम पत्रिका के द्वारा और यह अमेरिका की जिम्नास्ट है और ये 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और अमेरिका की जिम्नास्ट है। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो किस भारतीय गणितज्ञ को जो है DST ICTP
IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है वो उनका नाम है नीना गुप्ता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नीना गुप्ता जी को जो है रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। DST ITCP ये सब आप नहीं याद रखें, सिंपल सा याद रखें कि रामानुजन पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है नीना गुप्ता। प्रसिद्ध गणितज्ञ नीना गुप्ता जी को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। रामानुजन भारतीय गणितज्ञ थे, आप इसे याद रखेंगे कि वो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। दुबई में आयोजित फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम कर लिया, उनका संबंध किस देश से है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो UAE की दुबई में हुआ था, जिसमें कि मैग्नस कार्लसन ने इसे अपने नाम किया। वो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नॉर्वे के प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो कि शतरंज खेलते हैं और फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में उन्होंने अपना 5वां खिताब जीता। यह आयोजित किया गया था दुबई में। हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है। यह अभ्यारण्य जो है वह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि उत्तराखंड में है। और हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जो है इसकी घोषणा की और इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस महोत्सव का शुभारंभ भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया और इस महोत्सव का जो थीम था वह था सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरस इंडिया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आप थीम बिल्कुल पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दूर लाइन याद रखें शुरू का। सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी है, आगे ऑप्शन आपसे मैच कर सकते हैं। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम है प्रमोद सावंत। भारत ने किस देश के साथ 6 लाख से अधिक AK-207 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से 31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर की है, तो यह जो है भारत और रूस के बीच में हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में जो है भारत और रूस के बीच में 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में। साथ ही साथ जो है दोनों देशों के बीच में 2+2 वार्ताएं भी हुई। इस दौरान भारत और रूस के बीच में कई समझौते हुए, कई मुद्दों पर बातें भी हुई। 28 समझौते हुए हैं दोस्तों भारत और रूस के बीच में। 28 समझौतों पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। 2021 से 31 के दौरान रक्षा सहयोग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी समझौता किया है और दोनों देशों ने जो है 6 लाख से अधिक AK-207 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए भी समझौता किया है। AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत ने समझौता किया है रूस से और 6 लाख से अधिक असॉल्ट राइफल खरीदे जाएंगे। बैलन डी'ओर 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बैलन डी'ओर फुटबॉल के लिए दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है और पुरुष में जो है अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेसी को दिया गया 7वीं बार और महिला वर्ग में बार्सिलोना की एक एलेक्सिया जो पुटेल्लास है उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों दोनों ही कथन सत्य है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बैलन डी'ओर 2021 पुरस्कार विजेताओं की सूची की बात करें तो पुरुष वर्ग में लियोनेल मेसी जी ने जो है 7वीं बार यह पुरस्कार जीता। महिलाओं में जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार बार्सिलोना की जो है एलेक्सिया पुटेल्लास ने जीता। क्लब के रूप में जो है क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार चेल्सी ने जीता और यह बैलन डी'ओर पुरस्कार है जो फ्रांस के फुटबॉल पत्रिका के द्वारा दिया जाता है। 1956 से हर साल यह दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को आप याद रखेंगे कि बैलन डी'ओर पुरस्कार पुरुष में जो है लियोन मेसी ने जीता जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। महिला में जो है वह एलेक्सिया ने जीता जो कि बार्सिलोना की खिलाड़ी है। क्लब में जो है चेल्सी को दिया गया। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों ऑप्शन ए रुद्र।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है रुद्र। रुद्र इसका सही उत्तर है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्र को लॉन्च किया। इस सर्वर का इस्तेमाल एकल रूप से क्लासिकल कॉमर्शियल सर्वर के साथ साथ बड़े सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाने में किया जाएगा। यानी कि पुराने जो कमर्शियल सर्वर के साथ जो है बड़े सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम को बनाने में इस सर्वर का उपयोग किया जाएगा। रुद्र सर्वर जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एसएनएम के फेज़ 3 के तहत बनाया गया है। एनएसएम के फेज़ 3 के तहत इसका निर्माण किया गया है और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जो है इसे लॉन्च किया है। नाम याद रखेंगे रुद्र, जो कि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है। इसी के साथ यह जो है वो हमारा समाप्त होता है श्रृंखला, और मिलते हैं अगले सीरीज़ में दिसंबर के पार्ट 2 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहें एडुटेरिया के साथ, और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों वह टेलीग्राम में उपलब्ध करा दिया जाएगा। एडुटेरिया टेस्ट सीरीज हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप जुड़कर इससे जो ये पीडीएफ और साथ ही साथ नवंबर अक्टूबर के सारे जो पीडीएफ है वहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।